अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है आप हमेशा खुश रहें और इसी तरह हमारा शो देखते रहें। आज हफ्ते का दिन है, सैटरडे का दिन है। अच्छा, जो सैटरडे का दिन होता है, कुछ लोगों का सैटरडे का दिन बड़ा खूबसूरत होता है और उनको बड़ी खुशी होती है क्योंकि अगले दिन ऑफ होता है और लोग सैटरडे को अपनी फैमिली के साथ कहीं डिनर पे जाते हैं सैटरडे वाले दिन। कुछ लोगों की मतलब बहनें घर पे आती हैं बच्चों के साथ अपने मैके में, इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं क्योंकि अगले दिन बच्चों की छुट्टी होती है, तो लोग इस तरह की सारी चीज़ें करते हैं। अच्छा, मेरा सैटरडे स्पेशल इसलिए होता है क्योंकि सैटरडे दिन मेरा संडे और सैटरडे मॉर्निंग शो होता है, तो ये 2 दिन मेरे बड़े स्पेशल होते हैं क्योंकि उसके लिए मुझे बड़ी तैयारी करनी होती है। अच्छे से कपड़े हो, सारी चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए क्योंकि ये स्टूडियो में शो है, तो अच्छे तरीके से हर चीज़ होनी चाहिए, तो मैं इस चीज़ की तैयारी करती हूँ। अच्छा, हर किसी की अलग अलग सोच है। कुछ लोग मैके जाके बच्चियाँ खुश होती हैं, कुछ लोग बाहर डिनर करने जाते हैं तब खुश होते हैं। मैं कोई भी नया काम कर रही होती हूँ, मैं उसके लिए बहुत खुश होती हूँ, उसके लिए कपड़े, हर एक चीज़, फिर अपनी तैयारी। पता नहीं, शायद लाइफ में मैंने बहुत अरसे पहले ये सोचा था कि मैंने लाइफ में बहुत कुछ करना है और वो करने के लिए मैं हर सुबह जब भी उठती हूँ, मैं इस शो को या किसी भी शो को बहुत अरसे से भी कर रही होती हूँ, पर मेरा वही वो होता है कि मैं सुबह उठ के उसी तरह खुशी से तैयार होना है, उसी टाइम पे उठना है, उसी टाइम पे आके उसी तरह मेकअप, सारी चीज़ें करवानी है। और मुझे ऐसे लगता है कि जब आप इतनी मेहनत और इतनी लगन से कोई काम करते हैं तो तरक्की आपको ज़रूर मिलती है और अल्लाह का साथ आपके साथ होता है और हर रास्ता आपका खुलता जाता है। तो काम को ये ना सोचे कि बस है इसे करना है, बस अब थक गए हैं और ये वो, इंजॉय करके करें, मेहनत करके करें। आप जितना मेहनत करेंगे और जितना खुशी से करेंगे वो काम आपके लिए आगे बहुत अच्छा हो जाएगा। ये मेरी सोच है। अब आप लोगों की क्या क्या सोच है वो भी आप लोग अगर कॉल पे बताना चाहें तो बता सकते हैं। अच्छा जी, हमारा पहला सेगमेंट स्टार्ट हो चुका है, जो कि आपको पता है हम ऐसा डॉक्टर साहब होते हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। कोरोना के बारे में उनसे हम हर शो पे लास्ट में ज़रूर पूछते हैं क्योंकि कोरोना जो है वो पूरी दुनिया में छाया हुआ है, जिसकी वजह से बहुत सारी अमवात भी हो चुकी है। तो हमारा लास्ट टॉपिक तो 100% कोरोना का ज़रूर होता है, पर उसके अलावा जो पहले हमारे सेगमेंट होते हैं वो हमारी मौसमी बीमारी या कुछ ऐसी बीमारियाँ जो हमारे मुल्क में ज़्यादा पाई जाती है, हम उस पर बात करते हैं। तो डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनको मैं वेलकम करती हूँ। डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? एवरग्रीन गुड। अच्छा डॉक्टर साहब, आज हम जो है बात करेंगे क्योंकि सर्दियों का मौसम आ गया। कराची में थोड़ी हल्की हल्की सर्दी आई है, मतलब वो भी हम सोच रहे हैं कि आगे, वरना हम की कोई बाहर से आता है वो कहता है ये सर्दी है, पर सही हम लोग सोच रहे हैं कि नहीं, सर्दी आ गई, अब कुछ कपड़े सर्दियों के निकाल के पहन सही। लो। पर और शहरों में जैसे सर्दी आ चुकी है प्रॉपर, अब आप दूसरे, अब पहाड़ी इलाकों में भी देखो, सारी जगह सही। देखो, तो वहाँ पे बीमारी से बचाने के लिए जो बच्चे हैं उनको किस तरह से रखा जाए, क्योंकि जब सर्दी का मौसम आता है तो बहुत सारी बीमारियां भी साथ आती है, तो बच्चे बड़े सही। नाजुक होते हैं, बुजुर्ग और बच्चे। हमें बच्चों को किस तरह से सेफ रखना चाहिए ताकि वो मौसम, बदलते मौसम के साथ बीमारियों से बचें? सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। इसकी वजह ये है कि असल में सर्दियाँ जो हैं या गर्मियाँ हैं, हर मौसम अपनी जगह आता है। जी। अगर हम उसका मिजाज समझ लें, सर्दियों का मौसम का मिजाज समझ लें, तो हम अपने आप को भी और बच्चों को भी बआसानी डील कर सकते हैं ना। हमें ये देख के बड़ा हैरानी होती है इस वक्त कि जैसे ही सर्दी की हल्की सी भी लहर आई, जैसे कराची में हल्की सर्दी है मामूली, लेकिन बच्चों के जो छोटे बच्चे हैं जो गोद में हैं या 1 या 2 ईयर्स के हैं या 3 ईयर्स तक के बच्चे, हमने देखा कि वालिदैन उनको ये साबित करते हैं कि बहुत सर्दी आ चुकी है। जी। हाँ, उनको इतने गर्म कपड़े पहना देंगे छोटे बच्चों को और बड़े बच्चों को कि ना जाने उनके कान भी ढक दिए, स्वेटर भी दे दिए, बड़े मोटे मोटे कपड़े भी पहना दिए। उससे क्या होता है कि जब ये हमारे पास आते हैं तो वही हमसे ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये बच्चा बहुत रोना शुरू कर दिया है, रात में रोता है, दिन में रोता है, इसका क्या सबब है? होता कुछ नहीं है। तो जब हम उनके देखते हैं कि इतने मोटे मोटे कपड़े आपने पहना दिए, हाँ। तो उनसे ये सवाल किया जाता है कि ये बच्चे इंसान के बच्चे हैं भाई, आप इनके इनके टॉलरेंस को नहीं जानते, इनका टॉलरेंस पावर हम सबसे ज़्यादा होता है। जी। बड़ी अच्छी इनकी इम्यूनिटी बच्चों की होती है। तो आप इनको इतना चीज़ें क्यों पहना रही हैं? आप जो लिबास बना रहे हैं उससे थोड़ा सा हल्का सा आप बेटर कर लें, यानी सर्दी के हिसाब से कर जी। लें, हल्का फुल्का। और यूजुअली कान को अमूमन हम ढक लेते हैं ना, जी। तो आप वो कर लें, बस दैट इज एनफ। तो मगर ऐसा अमूमन नहीं किया जाता। अब इससे क्या होता है कि बच्चों को जो है मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ लगती हैं। जी। एक अहम चीज़ में मैं आपको बता दूं कि ऐसे मौसम में जब बच्चों को आप बहुत ज़्यादा रेप कर देते हैं, ढक देते हैं, और जब आप इन्हें खोलते हैं तो बच्चे में अंदर पसीना आया हुआ होता है और इसमें स्किन प्रॉब्लम डेवलप हो जाते हैं। अच्छा। इसमें इसकी जल्दी बीमारियां, ये जल्दी बीमारियां ऐसी हैं, यानी बच्चों में दाने आ जाएंगे, रैशेस होने लग जाएंगे, खारिश के होंगे।
इतने छोटे बच्चे जो बिल्कुल 2 और 3 हफ्ते के हैं, उनमें दाने ब्लिस्टर बन जाना और फिर उसके साथ वो छाले की नुमा जो है वो जो है प्रॉब्लम हो जाना। जी। आप खुद सोचें ये जरासीम इनके पास तो कहाँ से आया, जरासीम कहीं और से तो नहीं आया। ये जरासीम इसके अंदर अपने अंदर जब आपने कपड़े पहना दिए तो अंदर हीट अप होगी बॉडी आपकी, जब हीट अप होगी तो आपकी बॉडी ने जो है डिपोजिशन शो करना कर दिया पसीना और दूसरी चीज़ों से होके जब ये अंदर गर्माइश बढ़ी थी है तो ये रैशेज डेवलप हो जाते हैं बच्चों के। अच्छा बच्चे जब रैशेज होंगे, हम जब आप पूछते हैं मामों से, ये बिल्कुल ये कहते हैं कि बच्चे मुसलसल रो रहे हैं, वो तंग हो रहा है, इरिटेट हो रहा है बच्चा, मगर हम क्या करते हैं उस मौसम उनकी चीज़ों को नहीं समझ पाते, जिसकी वजह से जब वो चीज़ डेवलप हो जाती है, स्किन प्रॉब्लम बन जाते हैं, तो हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि ये क्या हुआ। तो हमें ये चाहिए कि बच्चों का ऐसा लिबास रखें जिससे जो है एयर बंद ना हो, ठीक। यानी बच्चों को थोड़ी सी एयर क्रॉस होनी चाहिए जी। ताकि जो अंदर के आपके पसीने बच्चों को आ रहे हैं उनको आप जो है वो वहाँ तक ना पहुँचे वो चीज़ें, और बच्चों को अंदर के अंदर जो इतना ना हो कि वो बीमारी में डेवलप हो जाए। तो हमें बिल्कुल ये चाहिए, ठीक है आप बच्चों को सर्दी का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो, 24 घंटे में एक बार आप हाथ बच्चों को ज़रूर दें, एक मरतबा बच्चों को नहलाना ज़रूरी होता है, वो उसके हिसाब से पानी लें, गर्म लें, फिर उनके शैम्पूज वगैरह होते हैं, फिर लोशंस हैं, वो मुख्तलिफ किस्म की वो आप लगाएं। जितना बच्चे को आप साफ़ रखेंगे बीमारियां नहीं होंगी, ना सिर्फ ये कि स्किन की बीमारियां बल्कि जो फ्लू है हमारे यहाँ, देखिए बच्चों के छोटे बच्चे हैं, अब वो मालूम हुआ कि वो 1 हफ्ते का बच्चा नहीं है उसको फ्लू हो रहा है, अब वो आने के साथ इससे नाक बंद हो रही है, तो इसकी वजह यही थी कि आपने उसको कमरा बंद कर दिया आपने उससे, यानी आपने उसको क्रॉस एयर नहीं होने दिया। जब आप एयर क्रॉस नहीं होने देंगे तो उसके जो अपने जो हर, देखिए मैंने एक पॉइंट में बताया था कि हमारे यहाँ बॉडी के अंदर ये नाक से लेके निकले था, हमारे यहाँ जर्म्स पाए जाते हैं, हमारी बॉडी में जर्म्स होते हैं। जब आप उनको ऐसी क्लाइमेट जो है वो आप प्रोवाइड करते हैं जिससे वो डेवलप हो जाए तो वहीं डेवलप हो जाते हैं, ग्रोथ हो जाती है और वहीं डेवलप हो जाते हैं। अब छोटे बच्चों को फ्लू होना है, जबकि वो कह रही है माँ कि ना तो मुझे फ्लू ना और लोगों को, इसको फ्लू कहाँ से हो गया। इसी तरह हल्की सी भी वो हमने देखा, हल्की सी ठंडी से हवा आई है, सर्दी की लहर आई है, आपने बच्चों को जो है इतना ज़्यादा चीज़ें गर्म चीज़ें पहनाई हैं। अच्छा फिर वो हमारे यहाँ देसी नुस्खे बहुत हैं कि वो सागे वो गुटकी जो गुट्टी होती है कुछ टाइप की चीज़ है वो उन्होंने दे दी, जबकि हम मेडिकली रिकमेंड हम नहीं करते हैं इन चीज़ों को। हम चाहते हैं आप नेचुरल डाइट पर रखें, यानी जो नेचुरल मदर फीड है दैट इज़ बेस्ट। अगर नहीं है तो ऑल्टरनेट डॉक्टर ने रिकमेंड किया है आप वो मिल्क देते हैं आप उससे, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद सफाई बहुत ज़रूरी चीज़ है। बाज बच्चे ऐसा भी होता है कि जैसे ही पैदा होते हैं फर्स्ट डे उनको टेम्परेचर होने लग जाता है, उनको फ्लू होने लग जाता है, उनको जॉन्डिस होने लग जाता है फर्स्ट डे से, ये सारे बच्चे डेंजरस माने जाते हैं। अच्छा जिनको पहले दिन नहीं है, सेकंड और थर्ड डे जिनको चीज़ें हो रही है वो नॉन डेंजरस है। यानी आप उनको बच्चों को डेवलप होंगे, फीवर भी होगा, जॉन्डिस भी होगा, ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जल्दी जल्दी। लेकिन इसमें ये मतलब इसका ये हरगिज़ नहीं है कि आप जो है वो उसको हल्का सा पी लिया हुआ और धूप में ऊपर छत पे बिठा दिया आपने लेके पहुंच गई समझे कि वो उसको जो है वो साहब वो पी लिया हो रहा है इसको आप दे दें, तो ऐसा नहीं करें हैं। आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें, ये जो पीली है या जॉन्डिस हो रहा है बच्चों को, ये फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कहलाता है और ये ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाता है, इसमें कोई नहीं 15-16 दिन 17 दिन का बच्चा जब होता है तो ख़त्म हो जाता है ये चीज़ें। अच्छा जितनी इसकी अपनी बीमारियाँ होती हैं छोटी मोटी वो भी क्लियर हो जाती हैं। अच्छा। यानी बुखार हो गया, वोमिट हो गया, टेम्परेचर है, हल्का फुल्का का मोशन है, वो सब क्लियर हो जाते हैं। अच्छा। हाँ इसमें हमें ये चाहिए कि बच्चों की जो वैक्सीन है इनकी अपनी वो ज़रूर लगाएं आप, यानी BCG आप फर्स्ट डे लगवा लें आप, है ना, उसके बाद आप सेकंड और थर्ड डे में आप DPT पोलियो दे लें आप उसे, ठीक है। जब आपकी ये चीज़ें दी भी होंगी तो बच्चे को इम्यूनिटी मिल गई है। लेकिन इसके साथ साथ जो फर्स्ट 3 डेज का जो मदर फीड है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें ऐसी इम्यूनिटी पाई जाती है, मैंने पहले ही बताया था ये कोलोस्ट्रम कहलाता है ये, और ये बहुत ज़रूरी है, यानी हर बच्चे को ये लाजमी देना चाहिए। हाँ अगर ये बच्चा ऐसा होता है कि वो लेने के बाद गच्चे उसका पेट नहीं भरता, लेकिन फिर भी आपको इस चीज़ को देना है, आप एक्स्ट्रा दूध नहीं दें ना एक्स्ट्रा कोई चीज़ दें, आप देखें यही चीज़ बच्चे को जो है रिकवर करेगी और आइंदा ज़िंदगी में जो आगे जैसे हम और आप जो लाइफ गुजारे हमने वही लाइफ गुजारी है ना, तो हमारे यहाँ बड़ी फाइटिंग कैपेसिटी पाई जाती है, टोलरेंस पावर बहुत अच्छा पाया जाता है। जिसने मदर फीड लिया है उनको उनकी एक तो अपनी नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप है, ऊपर से आपने वैक्सीनेशन भी दे दी है, तो ये बच्चे बड़े स्ट्रॉन्ग बच्चे साबित होंगे। अच्छा। तो ये मेरा मशवरा है कि आप मदर फीड को पहले तो प्रेफर करें
फिर उसके बाद जो है जो अपनी वैक्सीन है उसको प्रेफर करें। फिर उसके बाद मौसमी असरात के हिसाब से, अच्छा हाँ, जैसे आपके ठंडे इलाके हैं या यही अब जो है जनवरी में और जनवरी के एंड पे और फरवरी के फर्स्ट में हमारे यहाँ कराची में सख्त सर्दी पड़ेगी, तो उस वक्त आप बच्चों को सेव करें, ज़्यादा बाहर नहीं निकालें। लेकिन इसका मतलब फिर भी हरगिज़ नहीं है कि कमरे आप बिल्कुल ब्लॉक कर दें, आप सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दी, ऐसा कभी भी नहीं करना है। आपको एक नई खिड़की या विंडो खुली रखनी है। मतलब मेरी तरह ऊन के टोपे पहन के नहीं सोने। हाँ, मैं बड़ा करती हूँ कवर अपने आप को सर्दियों लेकिन में। हर वक्त ज़रूरी है कि आपका एयर क्रॉस होना चाहिए, चाहिए। मेडिकली भी ज़रूरी है और वैसे भी है, आप उस कमरे में जहाँ पर हो। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि हमारे यहाँ आपको पता है आज का हीटर भी चलते हैं, है ना। अब तो खैर गैस हमारे यहाँ कम हो गई है, लेकिन इलेक्ट्रिक भी कम है, लेकिन फिर भी जब हीटर वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो हम उसको ज़रूरी ये समझें कि उस पर एक आदमी नज़र रखे। जब ये अगर ये बाज़ औक़ात जो होता है उसकी ओवर फ्लो होता है, उसका गैस निकलती है उसमें से, कमरे में जमा हो जाती है, कमरा आपने लॉक किया हुआ है बिल्कुल, तो ये तो बहुत डेंजरस होते हैं। कितने वाक़यात होते हैं, हम हर साल ये वाक़यात सुनते हैं। तो इसमें बहुत ज़रूरी है, आप एक चीज़ से प्रोटेक्शन कर रहे हैं लेकिन दूसरी चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं आप, जो इंतहाई लाइफ थ्रेटनिंग है वो। तो हमें ज़रूरी है कि अपने हर तरह से अपने आप को और अपने बच्चों को महफूज करें इन चीज़ों से। अगर हम और आप इन बच्चों को महफूज करेंगे, यही बच्चे आपके हेल्थी साबित होंगे और इंशाल्लाह बीमारियों से भी निजात होगी। इसके अलावा जो मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात करना चाह रहा हूँ वो यही है कि जो छोटे बच्चे, आपने एक रूटीन की वैक्सीन दे दी, अब मैं चाहता हूँ कि ये सर्दी के मौसम जैसे ही शुरू होता है, छोटे बच्चों को या बड़े बच्चों को या इवन ओल्ड को भी आप फ्लू वैक्सीन होती है, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन आती है, ये लाजमी लगवा लें जाके। इसी तरह नमूनिया की वैक्सीन होती है, ये लाजमी लगवा लें। अब ये जब आप ये चीज़ें करेंगे तो इससे क्या होगा, आपका फ्लू नहीं होगा, आपका नमूनिया नहीं होगा, तो बच्चे महफूज हो जाएंगे। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो बच्चे 18 महीने की उम्र से ऊपर हो जाए, यानी अबाउट 2 ईयर्स के हो जाए, तो उनको टाइफाइड की वैक्सीन भी लगा लें आप। अच्छा। हाँ, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगा लें। ये अब तो सभी ज़रूरी हो गई हैं। पहले ये होता था 8-5-7 साल पहले कि हम कहते हैं हाँ लगा लेंगे, कोई बात नहीं, चलो, है ना। लेकिन अब ये ज़रूरी है, ये हाँ, टाइफाइड की वैक्सीन ज़रूरी है, समझना। आपको वैक्सीन फ्लू की ज़रूरी है, नमूनिया की वैक्सीन है वो ज़रूरी है, वायरस जैसे मैंने बताया रूटा वायरस है, इसकी वैक्सीन ज़रूरी है। ये सब मिल जाए, आजकल आ गई, पाकिस्तान में आ गई हैं। अच्छा। तो ये सारी वैक्सीन अपने डॉक्टर से मशवरे के बाद आप लगाएं, आप देखें कितने हेल्दी होंगे, आपके बच्चे भी हेल्दी होंगे। और ये दूसरी वैक्सीन बताइए आप बड़े लोगों को भी लगाएं, खासतौर पर ओल्ड एज में लगाएं, देखिए वो भी महफूज होंगे। बच्चों में और बड़ों में, ओल्ड में ये नमूनिया बहुत ज़्यादा कॉमन है और इसकी बड़ी वजह यही वायरस है, फ्लू। एटिपिकल वायरस पाए जाते हैं, बैक्टीरिया पाए जाते हैं, फंगल इन्फेक्शन पाए जाते हैं, ये बहुत जल्दी डेवलप होते हैं ये। तो जब आप ये वैक्सीन लगा दें तो महफूज हो गए आप, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें जो है आप बिल्कुल सोच समझ के मौसमी हिसाब से आप लगाएं। इसे अगर स्टार्टिंग में, यानी ये जो नवंबर दिसंबर चल रहा है, अगर ये सारा शेड्यूल कर लें हमारे अपने डॉक्टर सारे कि हमने अपने जो हमारे पेशेंट हैं और जो बच्चे हैं जो ओल्ड एज हैं उनको हम ये लाजमी इनको वैक्सीन जो है रिकमेंड करें और पेरेंट भी कहें कि हम अपने बच्चों को लगाएं, तो मैं ये समझता हूँ कि हम बहुत जल्दी बहुत सी बीमारियों में काबू पा लेंगे। जिस तेज़ी से ये बीमारियाँ फैल रही हैं, ये हैरानी है कि क्या हो रहा है, हर साल रेशो बढ़ जाता है, डेथ रेट बढ़ जाता है आपका। ये मतलब ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपका मुल्क ठीक है, एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, लेकिन मैं समझता हूँ पढ़े लिखे लोग तो मौजूद है ना इधर, समझदार लोग मौजूद हैं, तो क्यों इन पे अमल नहीं करते। ये सब चीज़ों पे अमल होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा टॉपिक से हटके मैं एक सवाल आपसे करना चाहती हूँ, फिर वापस टॉपिक पे आ जाएंगे। डॉक्टर साहब, मतलब ये मैंने लोगों को भी देखा, पर अपने घर में भी अपने बड़े दिल के करीब किसी को मैंने देखा है कि उसको ये प्रॉब्लम है कि हाथों में बहुत ज़्यादा पसीना आता है और पैर में। खैर हम लोग तो इतनी सफाई रखते हैं कि बार बार हैंड वॉश करना है, सैनिटाइज करना है ताकि स्मेल ना आए, पर कुछ लोग जैसे कि वैसे ही वो अपनी सफाई का ख्याल नहीं रखते, पर उनके हाथ और पैर में अगर पसीना आता है तो इतनी स्मेल पैदा हो जाती है कि आपके साथ, मैं कहती हूँ, कोई दूसरा बैठ नहीं सकता। ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये कोई ऐसी मेडिसिन है कि ये ख़त्म हो जाए, और अगर ये किसी को होता है तो क्या प्रॉब्लम होती है कि हाथों में इतना पसीना आना और पैरों में इतना पसीना आना, और फिर उसके लिए सफाई रखना लाजमी चीज़ होती है। बहुत अच्छा सवाल है। इसमें दो चीज़ें आती हैं, हमारी जो नफ्सियात है यानी साइकोलॉजिकल फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होते हैं। वो बंदे जो बड़े कॉन्फिडेंस की लाइफ गुजारते हैं उनको पसीना वगैरह नहीं आता है,
वो बंदे जो कंजुनाइटली यानी पैदाइशी तौर पर लोगों को पसीना आता है, ये एक अलग एक किस्म पाई जाती है। जिनको पैदाइशी यानी पसीने आते हैं, यानी उनको उनका कोई रीज़न नहीं है। जैसे बहुत सी बीमारियां पैदाइशी होती हैं, जी जी। इस तरह के वो पसीने की होती है, उनकी पूरी बॉडी पे आता है, हाथ पैर आ रहे हैं, चेहरे पे आ रहा है, लेकिन उसमें स्मेल नहीं होती। वो पसीना जिसमें स्मेल होगी वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं। अच्छा। उसकी बड़ी वजह दो होती है, एक तो नफ्सियात हो गई, पसीना आया, दूसरा लाजिम मतलब सफाई का ख्याल नहीं रखते हैं। सफाई का तो आपको हर सूरत में ख्याल रखना है। बिल्कुल। तो ये वो लोग हैं ये, मगर मैंने नहीं देखा जो नेचुरल वे में जिनकी स्वेटिंग होती है, जिनको पसीना आता है, उनके स्मेल नहीं होती है उनके पर अंदर। डॉक्टर साहब अगर एक कोई है और वो सारा दिन पैर अगर उसने शूज में रखे पसीने आ रहे हैं और बाद में उसने दूसरे दिन भी वही सॉक्स पहन लिए, मैं मुझे बड़ी एलर्जी है। वही सफाई तो वाली बात फिर है। हाँ, तो फिर तो स्मेल आएगी ना। एक चीज मेरा तो ये है कि मैं तो कहती हूँ सुबह भी दूसरे सॉक्स हो, मतलब फैमिली में किसी को है ये प्रॉब्लम तो मैं कहती हूँ सुबह भी दूसरे सॉक्स देती हूँ कि पहनो, और शाम को अगर बाहर कहीं जाना है तो फिर दूसरे सॉक्स पहनो। शूज भी सुबह के स्कूल के चेंज है तो शाम के चेंज है, कि कोई ऐसी चीज ना हो। सही। मतलब सफाई का ख्याल रखना लाजमी। पर कुछ लोग ऐसे हैं कि फिर साफ सफाई का ख्याल भी नहीं रखते और एक एक मोजे 4-4 दिन पहनते हैं। मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब, थोड़ा सा मैं टॉपिक से हट गई हूँ माजरत के साथ, पर ये इशू बहुत सारे लोगों का है। डॉक्टर साहब ये जो सॉक्स होते हैं, देखें कुछ चीज़ें ऐसी होती है बड़ी सेंसिटिव होती है जिनसे हमें बैक्टीरिया बहुत जल्दी लगता है और वो बीमारियां बहुत बढ़ सकती हैं। अगर आपके पैर में कोई जख्म लगा हुआ है और आप गंदे सॉक्स एक हफ्ते तक एक ही पहनते हैं, तो मुझे बताइए कितना खतरनाक हो सकता है, स्किन का क्या प्रॉब्लम हो सकता है? मतलब खतरनाक ताकि मैं नहीं, चाहती हूँ कि जिन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी भाई केयर करें। खतरनाक ही नहीं है, बेइंतहा खतरनाक हो सकता है। जी। कोई भी जख्म जिसको आप बंद कर दें, हवा बंद कर दें उसकी, आप एयर जो है उसमें नहीं पहुंच रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। जी। जख्म को भी ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। जो भी वुंड हो रहा है, जख्म हो रहा है, उसको ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, जी। वरना वो डेड हो जाएगा। और डेड का मतलब होता है गैंग्रीन हो जाना। गैंग्रीन का मतलब है फिर पैर काटना पड़ता है। इतना डेंजरस है ये। हम सबको चाहिए, और मैं समझता हूँ कि हमें ये मैसेज देना चाहिए यही कि सबसे पहले अपनी अपनी बॉडी का ख्याल रखें, हाथ पैरों का ख्याल रखें। यही नहीं है कि आपने नहा नहीं रहे, आप मोजे पहने हुए और धड़ाधड़ स्प्रे कर रहे हैं, आप हैं खुशबूदार परफ्यूम लगा रहे हैं और फिर आप घूम रहे हैं, तो ये नहीं, तरीका ये नहीं है। परफ्यूम ज़रूर लगाएं आप, लेकिन उसके बाद आप अपनी बॉडी को तो पहले साफ कर लें। तो नहाना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इस्लाम में 5 वक्त की नमाज है। और आपने देखा जब हम मसा करते हैं सर में और पैरों को भी करते हैं, तो इसका मतलब है वो मोजे उतारने पड़ेंगे आपको। जब आप मोजे उतारेंगे तो स्मेल नहीं होनी चाहिए। तो पहले आप नहा धो लें, फ्रेश हो, गुस्ल कर लें, फिर आप वज़ू करें। और जब वो शख्स जो 5 दफ़ा गुस्ल करेगा और 5 दफ़ा या जो वज़ू करेगा इस तरह से, तो मैं समझता हूँ कि आप खुद सोचें कि बीमारी कहाँ रही उसमें, सफाई तो आ गई ना, और स्मेल भी नहीं आएगी। अल्लाह के वो बंदे जो नमाज होते के पाबंद होते हैं, अल्लाह उसमें ख़ास किस्म की खुशबू पैदा कर देता है, तो वो खुशबू के हो जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि नमाज भी पढ़ें और चीज़ों का भी ख्याल रखें। अगर फिर भी इन्फेक्टेड हो रहे हैं तो अपने डॉक्टर से रुजू करें। बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं ये बता दूं, ये कौन लोग हैं ये कि जो ये मोजे हर वक्त पहने रहते हैं? हमारे यहाँ सिक्योरिटी जो है कि लोग पाए जाते हैं, जो हमारे एजेंसियों के लोग हैं, जो वर्दी पहनते हैं, उनके शूज मोटे और बड़े होते हैं, और काफी उनकी लंबी ड्यूटी होती है, और वो हर वक्त बेचारे जो उतार भी नहीं सकते। अच्छा, ऐसे लोग भी मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि सर मैं क्या करूँ, हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है, वर्दी भी पहनना है हमने, स्मेल भी आ रही है, जख्म भी है, तो हम क्या करें? अच्छा, पे उनकी सख्तियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं इनके महकमे में कि उनको कोई इजाज़त नहीं होती कि आप एक भी चीज़ कोई कम कर दें। तो मेरा इस बहाने यही है कि ऐसे लोग जिनको तकालीफ हैं, तो वो कुछ ना कुछ, जैसे फ्यूज़ के मुतालिक है, तो उनके जो सीनियर्स हैं उस पर भी गौर करना चाहिए। और अगर वाकई मेडिकली वो कुछ अनफिट हो रहे हैं पैरों के हिसाब से या शूटिंग के हिसाब से, तो उनका उसको रिलीफ मिलना चाहिए। तो हम यही बीमारी जो आप बता रही हैं उन लोगों को ये होती है तो और कम हो जाएगा, बेहतर हो जाएगी कंडीशन। तो ये एक हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों को अडॉप्ट करें और इस्लाम के उसूलों को फॉलो करें। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बताती चलूँ कि लोग अक्सर बोलते हैं, बात करते कहते हैं, मतलब एक मतलब टॉपिक पे बनता नहीं, पर मैं एक ऐसी मतलब आम आवाम जो इस तरह से समझती, मैं आज उनको उस तरह से समझा रही हूँ, क्योंकि कभी कुछ लोग इस तरह से भी समझते हैं और ज़्यादातर लोग मुझे लगता है कि इस तरह से समझते हैं। अक्सर लोग बोलते हैं कि लड़कियां सबसे पहले लड़कों में क्या चीज़ें नोटिस करती हैं, तो मैं आपको बताती चलूँ, सबसे पहले लड़कियां शूज़ नोटिस करती हैं।
सबसे पहले, मतलब हम लड़कियां सबसे पहले शूज़ नोटिस करती हैं, उससे पर्सनालिटी पता चलती है आपकी, मतलब जो थोड़ी सेंस वाली लड़कियां होती हैं, मतलब वो नहीं जिनको कोई पता ही नहीं है दुनिया का और किसी चीज़ का। तो हम सबसे पहले शूज़ नोटिस करते हैं, उससे उसकी पूरी पर्सनालिटी का पता चल जाता है कि आया ये लड़का, ये मर्द किस पर्सनालिटी का मालिक है। और अच्छा, मैंने फिर जो मेरी फैमिली में मर्द रहा था, मैंने उनसे पूछा कि ये बताएं कि लड़कियों में लड़के क्या नोटिस करते हैं। उन्होंने कहा पैर, हाथ, नेल्स की कितनी साफ है, पैर के नेल्स, उससे पता चलता है कि लड़की की पर्सनालिटी कैसी है और वो अपनी सफाई का ख्याल कैसे ऐसे रखती हैं। तो आज से मैं लड़कियों को ये कहती हूँ, अगर आप चाहते हैं कि सामने वाले आपको देख के ये अंदाज़ा लगाएं कि आप साफ़ सुथरी और आपकी अच्छी पर्सनालिटी है, तो पैर के, हाथ के नाखून और पैर साफ़ सुथरे रखें। और लड़के अगर चाहते हैं कि लड़कियाँ उनकी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा समझे, तो अपने शूज़ अच्छे से साफ़ सुथरे और अच्छे पहना करें। और इसी के साथ हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और जैसे ब्रेक पे जाते हैं मैं डॉक्टर साहब से इतने सवाल करती हूँ, कभी इस बीमारी का, कभी उस बीमारी का, कभी डाइट का, कभी वेट कम का, कभी स्किन का, कभी बालों का, पता नहीं कितने सवाल करती हूँ। डॉक्टर साहब जो यहाँ मेरे शो पे बताते हैं उससे ज़्यादा मैं ब्रेक पे डॉक्टर साहब से पूछ लेती हूँ यार। अच्छा, मैंने थोड़ा सा एक चीज़ और भी बताऊँ, मैंने डॉक्टर साहब से वेट कम करने का भी बड़ा पूछा था, क्योंकि मुझे स्क्रीन पर तो खैर वेट हमारा ज़्यादा आता है, वैसे नॉर्मली इतना नहीं होता, पर स्क्रीन पर ज़्यादा आता है, तो मैंने सोचा कि नहीं थोड़ा और वेट कम होना चाहिए, उसके लिए भी मैंने बड़ा कुछ पूछा। पर डॉक्टर साहब किसी दिन इस टॉपिक पे भी हम बात करेंगे, क्योंकि ये लोगों को बड़ा प्रॉब्लम है, बच्चियों को, बच्चों को, जवान लड़कियां, लड़के, यहाँ तक बुजुर्ग मर्द भी, हजरात भी हैं, औरतें भी हैं, वो भी कहती हैं स्लिम स्मार्ट होना चाहिए, कपड़े अच्छे लगेंगे। तो किसी दिन हम ये टॉपिक भी रखेंगे ताकि लोगों को थोड़ा सा इस बारे में भी पता चले कि किस तरह से आप अपना वेट कम कर सकते। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बच्चे हमने देखे हैं ऐसे कि जिनकी उम्र बहुत कम है, 10-12 और फैटी होती हैं, बच्चियां बहुत फैटी हैं, लड़के बहुत फैटी हैं, जिसके पेरेंट्स आके कहते हैं कि साहब ये क्या है, कौन सी बीमारी है इन लोग को, तो फिर हम लोग उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं और बताते हैं, है ना। तो इसके कोई बड़ा अहम टॉपिक है ये, और डिटेल वाला है, डिटेल वाला, तो इंशाल्लाह हम इस पे भी डिस्कस कर लेंगे, बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे जो ये टॉपिक आज बात हुआ कि सर्दियाँ जब आती है तो अपने बच्चों को किस तरह से बीमारी से बचाया जाए, ठीक है। अच्छा, इसी तरह क्या गर्मियों में भी हमें इसी तरह अपने बच्चों को बचाना चाहिए? जैसे सर्दियों में हम बहुत कवर कर लेते हैं बच्चों को, तो उस वजह से भी बच्चे बीमार होना शुरू हो जाते हैं, तो गर्मियों में हमें बच्चों की क्या रूटीन रखनी चाहिए? हम लोग गर्मियों में क्या करते हैं, सुबह भी बच्चे को नहला रहे हैं, दिन को भी नहला रहे हैं, शाम को भी नहला रहे हैं, फिर चड्डी बना के वॉशरूम में छोड़ दिए जाओ, पानी में टप 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 नहा रहे हैं, फिर आते हैं गरम गरम पंखों की हवा या फौरन एसी के अंदर। तो क्या उससे भी हमें थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि गर्मी का मौसम भी कोई कम नहीं है, वो भी खतरनाक आपके लिए हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, साहब सही कह रही हैं। मैंने आपको बताया था शुरू में, जैसा अभी भी हुआ था, कि मौसम इंसानी मिजाज पे असर करता है, लेकिन हमारा जो इस्लाम है ना, वो बड़ी मॉडरेटिव सिखाता है। जी, उसने कभी ये नहीं कहा कि सर्दियों में आप जो है नमाज कम कर दें, जी बिल्कुल। कभी इसने ये नहीं कहा कि गर्मियाँ हैं, बहुत अच्छा मौसम है, नमाजें ज़्यादा कर दें। जो मिजाज इबादत का सर्दियों में है, वही इबादत का मिजाज गर्मियों में है। इसका मतलब साफ जाहिर है कि हम अपने बच्चों को और अपने आप को वही मिजाज रखें, एक मोतदिल मिजाज रखें, गर्मियों के हिसाब से और सर्दियों के हिसाब से। हर इंसान में टॉलरेंस पावर मौजूद है, हर इंसान में इम्यूनिटी मौजूद है। देखिए, जब ये गर्मियाँ पड़ी थी इस टाइम में, तो एक वक्त ऐसा भी था कि, और गर्मियों में पड़ गई रमज़ानों में, अब लोग परेशान हो गए। अच्छा, यहाँ पर मालूम लाइटें भी नहीं है, पानी भी नहीं है, रोज़े भी रखे जाने, शदीद गर्मी है, एहतजाज भी हो रहा है, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप इबादत छोड़ देते, या इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप अपने बच्चों को बाथरूम में छोड़ देंगे, जो जितना जलना हो आप जाके। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप बिल्कुल बदन के कपड़े हल्की से, आपने वो जैसे बताई मिसाल, आपने शॉर्ट पहना और आप बाहर निकल गया। देखिए, अपना इखलाक आपको हर मौसम, हर एतबार से मुतदिल रखना है, कंट्रोल में रखना है। आपको अपनी ग़िज़ा बेहतर रखनी है, आप कभी भी आउटब्रेस्ट ना हो। इसमें ये नहीं हो कि आप जाके बस्ट हो गए, अब ये क्या हो गया हमारे साथ, ऐसा कभी भी ना हो। आप अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रखें,
गर्मियों की बीमारियां, गर्मियों के कपड़े, कपड़ों के ड्रेसिंग, मिजाज हमारे यहाँ डिफरेंट होते हैं। लेकिन खुदा का शुक्र ये है कि जो कराची में लोग रहते हैं ये बहुत ज़्यादा मौसमी असरात के को मुतासर नहीं होते। इसकी वजह ये है कि कराची का मौसम मैं समझता हूँ हमारे पूरे पाकिस्तान का सबसे अच्छा मौसम होता है। ना बहुत सर्दी है ना बहुत गर्मी है। वो सर्दी जो यहाँ हम कहते हैं या वो गर्मी जो हम कहते हैं कराची में बहुत ज़्यादा है, वो बाहर के दूसरे मुल्कों के मुकाबले में या हमारे ही मुल्क के दूसरे शहरों के मुकाबले में बिल्कुल नेग्लिजिबल है वो। बिल्कुल। समझे ना, इतनी शदीद यहाँ पर अगर कभी ऐसा हुआ है कि -1 तो यहाँ हुआ ही नहीं है कभी। कभी समझे ना, वो ना ज़्यादातर 4 और 5 फारेनहाइट तक हो जाता है ये। लेकिन आप वहाँ देखें 13 -13, एक दफ़ा मरी गया हुआ था, -13 था उसने। जी। समझे ना, बताइए -14 आ गया। समझे ना, और आप जा रहे हैं समझे, तो वहाँ पर डील करना एक अलग काम है। यहाँ का तो कितना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिजाज कहीं भी हो, आप कहीं पे हो, कहीं भी मौसम हो, ठंडा हो गर्म हो, आप उसको कॉम्पनसेट करें। जी। आपकी बॉडी जो है अल्लाह ताला ने इस तरह से दी है, अगर आप सर्दी के मौसम में तो वो एक्लिमेटाइज करती है, जी। गर्मियों के मौसम में तो वो अपने को एक्लिमेटाइज करती है। शर्त यही है कि आपको वैक्सीनेशन लगी हुई हो, आपकी ग़िज़ा मजबूत होनी चाहिए, डाइट आपकी अच्छी होनी चाहिए, और आपका जो अंदर से दिल है यानी जो टॉलरेंस पावर है, विल पावर है, वो मजबूत होनी चाहिए। अगर आपकी विल पावर मजबूत है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। आप है ना, बच्चों में टॉलरेंस पावर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जी। आप देखें कि अभी जो है वो जब हमारे यहाँ बर्फबारी होती है हमारे साउथर्न एरियाज में, आप देखें बच्चे सब पेरेंट के साथ जाते हैं और पेरेंट किनारों पे खड़े बैठे हुए हैं और बच्चे जो हैं वो बर्फ में खेल रहे हैं, और बहुत ज़्यादा लिबास भी नहीं पहने होते वो। जब मैंने ये नहीं कि बिल्कुल मुंह सब ढके हुए, उन्होंने फेस उनके खुले होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये शो करती हैं कि ये एक इंजॉयमेंट के लिए, अगर मौसम कोई चेंज हो रहा है आपका या गर्मी का सर्दी का, तो उससे भी आपको बहुत सी चीज़ें आपको फ़ायदा करती हैं। कोई भी चीज़ अल्लाह की जो भी दी हुई चीज़ है किसी भी तरह के वो नुकसानदेह नहीं होती है। तो मैं समझता हूँ कि हमें वैक्सीन करनी चाहिए, कपड़ों की ड्रेसिंग हो, टॉलरेंस पावर डेवलप होनी चाहिए, ग़िज़ा हम अच्छी करें, और कुछ ऐसे चीज़ें रखें जैसे मैंने कहा क्रॉस होना चाहिए, यानी आप कमरे आपके एयर हो, वेस्ट ओपन हो तो आप ज़्यादा बेहतर है। अब हमारे यहाँ बैड लक ये हो रहा है कि हमारे यहाँ बागात कम है, पार्क कम है, मतलब लोग गर्मियों में पार्क में बैठते हैं जाके, और हर जब हल्क में ऐसा होता है। तो अब जैसे हुकूमत बहुत तवज्जो दे रही है कि अभी वो दरख्त लगाएं, ये बड़ा अच्छा इकदाम है। हाँ, ये बहुत अच्छी क्रॉसिंग, अब एयर क्रॉस होगा, लोग बैठेंगे, और मैं चाहता हूँ दरख्त लगाएं, फूलों वाले दरख्त लगाएं, सदाबहार है और दूसरे फूल हैं, आप उनको लगाएं ताकि लोगों में शुगुफ्तगी पैदा हो। मिजाज जो है आपको देखे, फूलों को देख के मिजाज बेहतर होता है। गार्डन और पार्क जो है ये आपके जहनों पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट करते हैं। ये ना सिर्फ ये कि ये आपके मिजाज पे करते हैं, बल्कि आपके जो है मैं समझता हूँ ये लिबास पे भी खुशगवार असर डालते हैं। ये बड़ा खूबसूरत लिबास गर्मियों के हिसाब से। मैं पहले हमारे यहाँ कराची में भी बाहर के में, जैसे अब बाहर शुरू हो जाता है जब ये, तो बाहर में बाकायदा नुमाइश लगती है, फूलों की नुमाइश लगती है, दरख्तों की नुमाइश लगती है। अभी भी हमारे यहाँ बहुत से दुनिया में भी है, हमारे मुल्क में भी लोग फूलों को प्यार करते हैं, पसंद करते हैं। वो अपने यहाँ उन्होंने बड़ी बड़ी नर्सरी बनाई हुई है उन्होंने, और ये इसको प्रमोट करना चाहिए बेहतर। ये गर्मियों के मौसम में भी गर्मियों को कम करते हैं और सर्दियों के मौसम में एयर क्रॉस करते हैं, बेहतरीन मौसम में। तो हमें अपने मिजाज के हिसाब से उन चीज़ें अडॉप्ट करें, बेहतर साबित हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा कोरोना की तरफ आते हैं। अब ये जो नया कोरोना जो भड़कता धड़कता आ गया है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अभी तक पाकिस्तान में नहीं पहुंचा, और अल्लाह से दुआ भी यही है हम लोगों की, और हमें केयर भी करनी चाहिए कि वो पाकिस्तान ना आए, क्योंकि फिर संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और हमारे तो शहर कराची में ये होता है कि चीज़ आई नहीं और लॉकडाउन लग गया, कारोबारी तबके से जो ताल्लुक़ रखते हैं लोग वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो बेचारे दिहाड़ीदार लोग हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। जो घर में औरतें वो ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, मर्द घर में बैठ जाते हैं, उनको बड़ा मसला होता है, 3 टाइम खाना बना के देना पड़ता है। तो उसके बारे में डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये बैड लक भी है और गुड लक भी है कि नई वेरिएंट इसकी जो कोविड-19 की थी वो आ गई है, और इसको ओमिक्रॉन कहते हैं जी। और ये अभी आई है आपकी समझ लो कि जो 25 नवंबर यानी अभी पिछले महीने ये पहली इसका केस डिटेक्ट हुआ था इसका। अब ये तकरीबन ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है मोर देन 20 केसेस ये डिटेक्ट हुए हैं इसके। अच्छा। 1 केस अभी आपका 1 दिसंबर को यूएसए में डिटेक्ट हुआ ये। अच्छा। और 2 केस 2 तारीख को इंडिया में डिटेक्ट हुए हैं। अच्छा। इस वक्त जो है आज की रिपोर्ट है कि 19 केसेस सस्पेक्टेड हुए हैं इंडिया में। अच्छा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप ये समझ लें आपका जो पड़ोसी मुल्क है
यही आपके लिए सारा कुछ जो है प्रोवाइड करता है मीडिया। हाँ। पहले भी देखिए, जब डेल्टा आया था पहले इंडिया में आने का, पाकिस्तान में आया, अभी भी वही वही कैफियत हो रही है। साउथ अफ्रीका, अमेरिका, अब इंडिया। अब इसके बाद आपको पता है अगर हम केयर नहीं करेंगे तो पाकिस्तान में आएगा। जी। तो मेरी रिक्वेस्ट हुकूमत से भी यही है और आवाम से भी यही है कि जो लोग ट्रेवलिंग कर रहे हैं, जो इंडिया से पाकिस्तान आ रहे हैं स्पेशली, उन पे ख़ास तौर पे केयरफुल रहा जाए, उनके साथ उनकी सख्त उनकी सर्वेलेंस की जाए। वहाँ एयरपोर्ट पे हो या बाई ट्रेन आ रहे हो या वॉक करके आ रहे हो या बॉर्डर से आ रहे हो, आप चेकिंग करें, चेक एंड बैलेंस करें। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आवाम को तंग किया जाए। जी। है, आपने आवाम को बिठा दिया, आपने आपने तो क्वारंटाइन में डाल दिया आपने, ऐसा नहीं हो। बल्कि अगर वो वाकई नेगेटिव हैं तो उनको इजाज़त दी जाए। इस वक्त जो भी आएगा कैरियर हो सकता है इंडिया से। अगर हम इस वक्त बॉर्डर पे सख्ती करें, कोई भी बॉर्डर हो, और साउथ अफ्रीका से जो लोग आ रहे हैं उन पर ज़्यादा देखें, तो मैं समझता हूँ ये वेरिएंट हमारे मुल्क में पर दाखिल डॉक्टर साहब मेरे नहीं हाल होगी। से गवर्नमेंट को इस टाइम पे अपने मुल्क के हालात भी पता है, तो जिन जगहों पे ये आ चुकी है वबा और ये नई लहर आ चुकी है, तो मेरे हाल से वहाँ से ट्रैवलिंग जो है वो ना हो, हाँ, ताकि हमारा मुल्क बच सके। क्योंकि हमारे मुल्क की जो सिचुएशन है, हम जैसा अब गरीब बंदा हम जैसा बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना लॉकडाउन, ना घर पे बैठना, ना जॉब से छुट्टियां, ये सारी चीजें अब हम जैसा गरीब बंदा नहीं कर सही कह सकता रहे हैं, बिल्कुल आप बर्दाश्त। सही कह रही हैं। ये साउथ अफ्रीका में जैसे डिटेक्ट हुई, तो एक मुल्क है यूके जो है हमारा यूनाइटेड नेशन, उसने जो है पाबंदी लगा दी, जो है कोई भी अपना उनका शहरी साउथ अफ्रीका नहीं जाएगा। जिस पर साउथ अफ्रीका के जो प्राइम मिनिस्टर थे वहाँ के, उन्होंने ये कहा कि ये हमारे मुल्क के खिलाफ तासुबी इक़दाम है। ये बच के उन्होंने उसको पॉजिटिव नहीं लिया, नेगेटिव लिया। उन्होंने कहा कि भाई अभी ये चीज़ हुई थी, आपने सारी पाबंदियां लगा दी हैं। तो ऐसा नहीं है, हमें सबको चाहिए कि अगर कोई अनाउंसमेंट कर रहे हैं किसी मुल्क के खिलाफ या कोई मेजरमेंट्स कर रहे हैं कि भाई ये बीमारी के लिए, तो उनको वाजे किया जाएगा कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम पाबंदी इंडिया के लिए करते हैं कि आवाम जो है थोड़ा एहतियात करें, इसका मतलब ये नहीं है कि हम हिंदू और मुसलमानों के खिलाफ तफरीक पैदा कर रहे हैं नहीं, या बिल्कुल हम नहीं। ऐसा। तो ये भी एक कंसेप्ट चाहिए कि लोगों को वाज़ेह होना चाहिए कि इक़दाम उठाने का मतलब आवाम को, इंसानी जानों को महफूज करना है। बिल्कुल और वो इंसानी जान खुद उनके मुल्क की भी हो सकती है। बिल्कुल। जो बंदा वहाँ से आ रहा है या इंडिया से या साउथ अफ्रीका से आ रहा है, देखिए ऐसा ना हो। देखिए गुड लक अभी तक ये भी हुआ कि इसमें डेथ कोई नहीं हुई अभी तक। अच्छा, पर ये कह रहे हैं या कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत हाँ, ज्यादा। पावरफुल है, लेकिन इसकी डेथ नहीं हुई कोई अच्छा। भी, ये बड़ी अच्छी बात हुई है। अच्छा, इसकी जो अभी तक क्लिनिकल फीचर आई हैं बहुत ही मतलब हल्की हुई है, अच्छा। इसलिए कि डेथ नहीं हुई। लेकिन इसके असरात जो हमारे सीनियर जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो है ऑब्जर्व की है, वो ये किए कि ये बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जो मेन इसका टारगेट वो तो लंग्स है, जी। ठीक है। लेकिन अब इसने दो चीज़ों पे अटैक शो किया है। इसने एक टंग पे किया, ओ। टेस्ट बड अच्छा। पे किया, और आई साइड पे किया, आंखों पे किया। आई साइड डैमेज हो रही है डैमेज हो रही है। क्या महीना, तो उस पर जो चीज़ें जो आ रही हैं, और ये बहुत सेंसिटिव है। अब खुदा ना खासा ये बढ़ता हो बंदा ब्लाइंड हो जाता है, तो देखिए कितनी अहम बात है। अच्छा, जब आपका टेस्ट बड डिस्टर्ब हो जाएंगे ज़ुबान के, तो यही चीज़ें ब्रेन को चली जाएंगी आपके, तो वो एक्सटेंड कर गया वो। तो ये इसकी फ्यूचर में ख़तरनाक रिपोर्ट आ सकती है। देखिए एट नाउ जो है हमने ये डिटेक्ट कर लिया कि ये डेंजरस किन किन पॉइंट पे हो सकता है। तो हमें अब सबको चाहिए कि हम इनसे पहले तो इससे बचें, हैं जो भी लोग आ रहे हैं बाहर से आ रहे हैं उन लोगों से, और जो भी आपके भी हमारे भी जो भी रिलेटिव आ रहे हैं, जो भी किसी भी मुल्क से आ रहे हैं, दोस्त हैं, भले वो हमारे घर के लोग हैं, भाई बहन हैं, वालिद हैं, बाप, कोई भी हो सकता है जो बाहर से ट्रेवल करके आ रहा है। लेकिन मैं समझ चले उनको क्वारंटाइन आप नहीं करते, वो डायरेक्ट घर में आते हैं। लेकिन हमें और आपको चाहिए अपने तौर पर कॉन्शियस लेवल के ऊपर कि हम थोड़ा सा उनको क्वारंटाइन करें, एहतियात करें, और उनका जो है इम्यूनिटी का टेस्ट करा लें, ताकि उनको देखें कि उनकी बॉडी इनकी इम्यूनिटी मजबूत है नहीं है, कि ऐसा तो नहीं कि कैरियर लो ये है ये भाई इसके बाद दूसरे लोगों को चली जाइए। तो अगर हम इस तरह के इकदाम करेंगे तो मैं समझता हूँ ओमिक्रॉन से बच सकते हैं हम, और या ओमिक्रॉन से भी और दूसरे डेल्टा से भी बच सकते हैं। जी। तो ये हमारे लिए आपके लिए बड़ी ज़रूरी है कि हम इम्यूनिटी को कंट्रोल रखें। अच्छा, अहम अच्छी बात यह है कि अभी तक इसमें दो ओपिनियन आ रही है कि वही वैक्सीन जो लगाई जा रही है, क्या इसके अगेंस्ट जो हो रही है ओमिक्रॉन के, क्या यही वैक्सीन काफ़ी है अच्छा। या कोई नई वैक्सीन चाहिए हमें? मैं ये कहता हूँ, और मेरी जो अपनी पर रिसर्च डॉक्टर है, साहब कुछ वैक्सीन तो कहा गया ना कि उनके लिए मॉडर्ना लग सकती है, और एक और कहा है कि वो इसके लिए, मैं बिल्कुल, किस हद तक हाँ बेहतर हूँ, मैंने एक न्यूज़ देखी थी। हाँ,
तो इसमें ये कहा गया है कि अगर देखिए जो भी कोविड-19 की वेरिएंट है जितनी भी हैं जी वो 4 हो या 5 हो, वैक्सीन यही इस्तेमाल होगी। जी। अच्छा। अगर वैक्सीन इनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अभी लेवल हो रहा है कि ये कोविड-19 है, तो मैं ये समझता हूँ कुछ और है, ये अदर देन कोविड है। अच्छा। हाँ, अगर ये कोविड-19 है तो यही वैक्सीन इस पे काम करेगी। इसकी वजह क्या है, ये है कि ये जो हमने वैक्सीन जो बनी है, ये इसका जो बेसिक है, जो मदर फीड है, मदर स्टफ जो है वो कोविड-19 का ही है। तो आप वेरिएंट चेंज होते चले हैं, मदर तो एक ही है, एक ही है। तो लिहाजा ये उसके काम करेगी उसके साथ। तो ये बेहतर है, लेकिन अभी रिसर्च होना बहुत बाकी है। हमें सबको यही चाहिए कि हम अपने तौर पे वैक्सीन का जो हमारी जो शेड्यूल है उसको अपना के रखें, वो लाजमी आप पूरे करें उसे। और जो भी चीज़ है, अगर ठीक है, जैसे हमने देखा कराची में जो है अभी कोरोना कम हो गया, तो उसकी जो है जो प्रिकॉशंस हम कर रहे थे वो भी कम कर दी गई हैं। जी। ऐसा नहीं होगा, नहीं करें, बल्कि जो कॉशंस हैं हम जो कर रहे हैं। असल में लोग समझ जी रहे हैं हाँ। हमने वैक्सीन लगवा ली है इसलिए। हाँ हाँ, ये भी बात आप सही कह रही हैं कि वो कहते हैं कि अच्छा, भाई उन लोगों वैक्सीन जैसी लग मैं गई भी है। हूँ, मैं उस दिन मॉल में गई तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है मास्क लगा के। मैंने कहा जब यहाँ सारे सबको वैक्सीन लगी हुई है, मॉल में वो लोग अंदर आ रहे हैं, फिर मास्क पे इतना इशू आप लोग क्यों कर रहे हैं? मतलब मैं खुद भी ये चीज कह रही थी, सही है। पर गलत है, हाँ, गलत है, देखिए मैं इसको क्योंकि हो सकता है इसमें ये। मैं एक ही पॉइंट बताऊँ ना, कि जहाँ पे बहुत सारी गैदरिंग है, देखिए वहाँ पे हर कोई को वैक्सीन, ये था नहीं कि 100% जी वैक्सीन है, जी। या जिनमें से कोई एक आध एक ऐसा हो सकता है कोई बाहर से आया हो, हाँ, नहीं पर ऐसा भी तो है, वो तो खुद न्यूज भी चली है, वो लोगों ने वैक्सीन लगवाई नहीं और अपने वो बनवा ली कार्ड बन गए। सर्टिफिकेट्स वगैरह कि हमने लगवा ली है, तो वो लोग भी हो सकते हैं शामिल। बिल्कुल, तो इसलिए थोड़ा सा केयर वाकई केयर करना करना लाजमी पड़ेगा। है। फिर इसके बाद आप ये समझ लिए कि यही नहीं है कि कोविड-19 ही हो, देखिए फ्लू, ये ना एयरबॉर्न डिजीज है, यानी ड्रॉपलेट है। आसपास किसी को कोई फ्लू हो रहा है, वो स्नीजिंग कर रहा है, कफिंग कर रहा है, तो उससे भी तो आपके महफूज होने हैं ना। जी जितने ये बीमारियां इस टाइप के फ्लू की हैं और कॉमन कोल्ड हैं और दूसरी कफ की हैं, ये सब बीमारियां एयरबोर्न, यानी हवा के जरिए और आपके नाक के जरिए थ्रू जब आप सांस लेते हैं, जाते हैं आपके पेट में, और उसके बाद में जाके ये चीज़ें पैदा करते हैं। अच्छा, यही फ्लू और इसकी क्लिनिकल फीचर बिल्कुल सेम है कोविड-19 से। तो ऐसा ना हो कि आपको वो हो रहा और हम और आप समझ रहे हो कि नहीं कोविड-19 नहीं है या कोविड-19 है, एक सस्पिशन डेवलप हो जाती है बीच में। तो हमें मास्क लगाना ज़रूरी है, मास्क ज़रूर लगाएं, वैक्सीन हम ज़रूर लगाएं, और अवॉइड करें जहाँ क्राउड है। अगर आप समझ लें कि आप कहीं जा रही हैं ऐसी जहाँ पे क्राउड ज़्यादा है, तो आप अपने को थोड़ा सा दूर रखें, और वो डिस्टेंस 3-4 डॉक्टर साहब, आपकी बात सुन के मैंने अपने पूरे रिश्तेदारों से मिलना छोड़ दिया है, माजरत के साथ मैं 1 साल और नहीं मिलूंगी। हाँ, नहीं, असल में वजह ये होती है कि आप उनके घर जाएं या वो आपके घर आए, मतलब जब बहुत ज्यादा फैला हुआ था कोरोना, मैं तब की बात कर सही रही हूँ। है, अभी तो खैर सबने वैक्सीन लगवा ली, थोड़ा सा वो सही है। हो जाता है, पर उस टाइम मैंने बहुत केयर की, ना मैं किसी के घर जा रही थी और ना मैंने सबको कह दिया था बुरा ना मनाना, आपकी जान भी बड़ी कीमती है और हमारी जानें भी बड़ी कीमती है, तो थोड़ा मिलना जुलना कम ही रखेंगे। तो हम लोगों ने कम रखा अपनी तरफ बिल्कुल से, सही है और ऐसा। अब तक मैं बहुत सारे क्राउड में नहीं जाती हूँ, सही है, कोशिश बिल्कुल होती है। होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब देखिए, मैं आपको बड़ी अहम बात बताऊं, ये मेरे पास पिछले दिनों नोटिस में आई थी कि खुदा न खास्ता देखिए किसी की डेथ हो रही है फैमिली में, या कोई बहुत खुशी की बात हो रही है, तो उसमें शरीक करना ज़रूरत जरूरी है, वो तो है। लाजमी है। हाँ, ये कह के कि भाई कोरोना हो रहा है हम नहीं आ सकते, देखिए खुदा न खास्ता, देखिए मैंने बताया ना, गिवन एंड टेकन है। खुदा न खास्ता कोई चीज़ इधर हो जाती है, फिर दूसरा भी ये कहेगा, हाँ बिल्कुल हैं, ऐसा हम ही नहीं कर है। सकते। तो हाँ हमें इन चीज़ों को, जो एक्सेप्शनल केस है, उन चीज़ों को हटा के बाकी हमें केयरफुल होना है, मिलने जुलने के साथ, बाहर के लोगों के साथ। लेकिन इतना नहीं हो कि तासुर ये ना हो। मिसाल के तौर पर मैंने देखा कि छोटे बच्चे जो 4 और 5 और 6 साल के हैं, उनको पेरेंट ने बता दिया कि भाई ये बेटा हाथ नहीं मिलाना, सब आप डिस्टेंस रखना। अब मालूम हुआ कि ग्रैंड फादर आए हैं तो मिलने वो के लिए, नहीं। और वो उनसे नहीं मिल रही है, तो दूर है। अब ग्रैंड फादर जब बाहर से आया है या रोज नहीं आता, वो बच्चों को प्यार तो करेगा ना, हाँ बिल्कुल। है। अब वो बच्चे भाग रहे हैं, नहीं करना है, वो करना, वो कह रही है। अच्छा, बहुएं भी आपको पता है फिर ऐसे ही होती हैं कि नहीं नहीं, अब आप बहुएं होती ही ऐसी हैं, इंक्लूड मी। तो ये सब चीज़ें होती हैं। हाँ तो मैं समझता हूँ ये अखलाकियात में आती है। बिल्कुल हैं, बिल्कुल। बच्चों को ये ज़रूर समझाएं कि बेटा ये रिश्ते के लोग हैं, इनमें ये लोग इम्यूनाइज हैं, और इनसे आप सेफ हैं, इनसे इनसे आप बैठेंगी, मिलेंगी,
प्यार भी करेंगी आप, इसलिए कि ये लोग रोज़ नहीं आते होते। तो ये आप जब तासुर देंगे तो बच्चे में मोहब्बत का जज्बा रहेगा, बिल्कुल और बिल्कुल। ये ज़रूर होगा कि भाई ये ठीक है, ये कोरोना हमें एहतियात ज़रूर करनी है, लेकिन जहाँ जहाँ रिश्ते आ गए वहाँ ये चीज़ें हमारे लिए बेहतर है। डॉक्टर साहब, मैं ये एक चीज़ कहती हूँ कि अगर कोई माँ अपने बच्चे को ये तरबियत देती है कि दादा दादी फुप्पो चाचा ताया उससे दूर रहो या हाथ ना मिलाओ कोरोना या XYZ कोई भी चीज़ है, तो मैं उस माँ को आज मैं एक चीज़ एक औरत होने के नाते आपको बताती चलूँ कि आप ये चीज़ें अपने ससुराल वालों के लिए अपने बच्चों को समझाती हैं, यकीन करें जब वो जवान होंगे बच्चे, आप बुजुर्ग होंगे, वो सारी चीज़ें आप पे आजमाई जाएंगी। तरबियत ऐसी करें क्योंकि बच्चा सीखता है अपने घर से। जब वो माँ को देखता है कि माँ हमारे दादा दादी के लिए ऐसी बात करे, वो उस टाइम बच्चा होता है, जब वो बड़ा होता है तो वही चीज़ें अपने वालिदैन के साथ भी करता है। अगर माँ बाप रोते हैं ना कि हमारे बच्चे ने ये कर दिया, हमारे साथ ये कर दिया, तो यकीन करें आपने बचपन में कुछ ना कुछ उसको ऐसा सिखाया है जो बड़े होके वो आपके साथ करे। मेरी सोच ये, मैं ये इतनी समझती हूँ। खूबसूरत बात है आपकी, आप यकीन कीजिए ये कुरान में ये बात मौजूद है, बिल्कुल गिवन टेकन की। इसीलिए बार बार कहा गया है कि बच्चे अपने वालिदैन की इसी तरह खिदमत करें जैसे बड़ों, जैसे वालिदैन ने बच्चों बच्चों जब आप छोटे थे जब आपकी खिदमत की थी। और एक हदीस है कि वो बच्चे बदनसीब हैं कि जिनके वालिदैन बूढ़े हों और वो बच्चे जन्नत में ना जाएं, इतनी जन्नत में ना जाए, यानी आप खिदमत करेंगे आपको यहीं से जन्नत का जो है आपको परवाना मिल जाएगा। इतनी अहम चीज़ है ये, तो बिल्कुल सही है। ठीक है आपके कोरोना हो रहे हैं या बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, लेकिन आप बुज़ुर्गों का एहतराम तो लाजमी सिखाएंगे ना बच्चों को। बिल्कुल ये बिल्कुल बातें ध्यान में रखते हुए आप सिखाएंगे, ऐसे बच्चे बड़े आइडियल बच्चे बनते हैं और कौम व मिल्लत के लिए आपके लिए हमेशा के लिए वो जो है बेहतर साबित होते बिल्कुल हैं। और बिल्कुल। ना सिर्फ ये बल्कि आपने एक अच्छा दर्ज दे दिया है, खुदा भी राजी हुआ आपका उससे। तो हमें इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, बिल्कुल ठीक है बात है। हाँ ओमिक्रॉन जो हमारे यहाँ आ रहा है, खुदा करे कि पाकिस्तान में दाखिल ना हो, लेकिन इसके लिए कि जो स्पेशली जो लोग हमारे इमिग्रेंट जो आ रहे हैं भारत से आ रहे हैं या साउथ अफ्रीका जोन से आ रहे हैं, स्पेशली उनका केयरफुल रहें। एयरपोर्ट पे उनका चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। इसके अलावा अगर वहाँ से कोई एयरपोर्ट से निकल आता है और घर में आपके यहाँ पहुँच जाता है, तो आप घर में भी उसको जो क्वारंटाइन करें और बिल्कुल। उसके लाजिम आता है उसको देखें कि ये चीज़ आपके यहाँ डेवलप ना हो। एक केस भी यहाँ आ गया बस मसला फिर खराब है बहुत। फिर मामला ख़राब हो गया। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा सेगमेंट खत्म हो चुका है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लेके आए। तो मैंने टॉपिक से हट के भी बड़ी जनरल बातें भी कर ली, बहुत सारी चीज़ें भी कर ली। इस सेगमेंट में यही चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी नाजरीन, अब ब्रेक का टाइम आ चुका है और ये जो बात मैं कहती हूँ ना अक्सर अपने कोई ना कोई सेगमेंट में मैं कोई ऐसा मैसेज देती हूँ, उसका मकसद ये नहीं होता कि मैं बड़ी स्वीट हूँ और मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं अपनी फैमिली को बड़ी अच्छी तरबियत दे रही हूँ। मकसद ये होता है कि इंसान सीखता है और मैंने शायद कहीं से कुछ ऐसी चीज़ें सीखी हैं और मेरा मकसद ये होता है शो पे कि कोई पॉजिटिव बात करूं जो आप तक पहुंचे और आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करें और आपकी ज़िंदगी हसीन और खूबसूरत हो जाए। और आज भी बच्चों की बात ये करने का मकसद ये था कि जब हम बहुत ज़्यादा कंप्लेंट सुनते हैं आस पास से कि हमारे बच्चे बदतमीज़ी कर देते, छोटा सा बच्चा बदतमीज़ी कर देता है, माँ हंस जाती है, तो आप यकीन करें ये बहुत गलत चीज़ होती है कि एक बच्चा महफिल में अपने माँ या अपने बाप से बदतमीज़ी करता है और माँ बाप मुस्कुरा देते, तो आप यकीन करें वो उस बच्चे को और शाबाशी मिलती है और वो बच्चा उससे बढ़कर दूसरे दिन उससे बढ़कर चीज़ करता है। तो आप अपने बच्चे को बड़ी बेहतरीन तरबियत दें। कुछ लोग अगर ये समझते हैं कि बच्चा 7, 8, 9, 10 साल के बाद तरबियत के काबिल होगा, तो मैं आपको एक बात बता दूं, जब बच्चा पैदा होता है और माँ की गोद में आता है उसी दिन से उसकी तरबियत शुरू हो जाती है। अगर आप नोटिस करें कि जब छिले में बच्चा होता है उसको माँ आदत डालती है कि मालिश करके नहलाना है और फिर उसने सोना है। अगर एक दिन माँ ये ना करे ना, मैं आपको आज लिख के देती हूँ आप कर लें, एक दिन माँ अगर ये चीज़ नहीं करेगी, उसको मालिश नहीं करेगी, उसको नहलाएगी नहीं, वो बच्चा सोएगा नहीं, वो रोएगा। तो ये सारी चीज़ें तरबियत से होती हैं। आप उनको तरीक़ेकार हर चीज़ सिखाते हैं। माँ की गोद से तरबियत शुरू होती है। अपने बच्चे की पहले दिन से तरबियत शुरू करें ताकि एक बड़ा इंसान जब वो जवान होता है तो वो आपके लिए भी अच्छा और बाहर जाके लोगों के लिए भी बहुत अच्छा इंसान बने। तो अब लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।